झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ धाम बहुत प्रसिद्ध है। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सावन के महीने में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस धाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई अड्डा हुआ करता था। एक समय पर इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह हवाई अड्डा बेकार हो चुका था। वैसे तो यहां पर अधिकतर सामान बंगार ही था, लेकिन कुछ कीमती सामान भी हवाई अड्डे पर मौजूद था। उस सामान की रखवाली के लिए 2 चौकीदार हवाई अड्डे पर तैनात किए हुए थे। एक दिन में सामान की रखवाली करता और दूसरा रात में। हवाई अड्डे के आसपास का इलाका काफी सुनसान था। वहां ना तो किसी का घर था और ना ही कोई अन्य गांव। ऐसी सुनसान जगहों पर अक्सर रात को जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती थी। अंधेरे साये में कई बार तो भूतों के होने का एहसास भी हवाई अड्डे पर होता था। अमावस की रात को हवाई अड्डा काफी डरावना लगता था। शाम ढलने के बाद लोग हवाई अड्डे के पास से गुजरते भी नहीं थे। दिन के समय में भी लोग मन में भगवान का नाम याद करते हुए वहां से गुजरते थे। धीरे धीरे आसपास के गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि हवाई अड्डे पर भूत है। अफवाह के कारण लोगों के मन में खौफ पैदा होने लगा। देवघर में आने वाले लोगों को भी स्थानीय लोग चेतावनी देने लगे कि रात के समय हवाई अड्डे के पास से ना गुजरें। बाहर से आने वाले सभी लोग गांव के लोगों की बात मान लिया करते थे। एक दिन गांव में 2 ऐसे शख्स आए जिन्हें भूत देखने में दिलचस्पी थी। आखिर कौन थे वो लोग? क्या वे लोग भूत देख पाएंगे? क्या वाकई में हवाई अड्डे पर कोई भूत मौजूद था? और क्या भूत की हत्या करना कोई जुर्म है? जानेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में। पूरे देवघर में भूत की अफवाह जोरों शोरों से फैल गई थी। कभी लोगों को हवाई अड्डे पर कोई अजीब सी रोशनी नजर आती, तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। रोजाना इस तरह की घटनाओं से परेशान होकर पंचायत के लोगों ने मिलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। एक दिन गांव के कुछ लोग मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। बताइए, आप लोगों का क्या मामला है? क्या परेशानी है आप सबको? गांव के लोग डरे सहमे एक साथ बोलने लगे। सबके साथ बोलने के कारण पुलिस को किसी की बात समझ नहीं आई। अरे सब शांत हो जाओ और प्रधान जी, आप ही बताइए पूरा माजरा क्या है? साहब, यहाँ जो हवाई अड्डा है वहां भूत रहते हैं और अंधेरे में भूत लोगों का पीछा भी करते हैं। प्रधान जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब भड़कते हुए बोले, तुम पुलिस के साथ मजाक करने आए हो? ये पुलिस स्टेशन है, कोई बंगाली बाबा का घर नहीं। तुम भूत पकड़ने वाले बाबा के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पुलिस की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग वापस अपने अपने घर लौट गए। ये बात एक दिन बैनर्जी ब्रदर्स तक पहुंची, जो कोलकाता के व्यापारी थे। वो जमशेदपुर में किसी काम से आए थे और काम पूरा करने के बाद देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। ऋतिक बैनर्जी और प्रतीक बैनर्जी के साथ उनका एक नौकर भी था, जिसका नाम इंद्रजीत घोष था। वो इंद्रजीत 20 सालों से बैनर्जी के लिए काम कर रहा था। बाबा के दर्शन के बाद तीनों एक चाय की टपरी पर नाश्ते के लिए रुके। वहां उन्होंने लोगों को हवाई अड्डे के भूत के बारे में बात करते हुए सुना। अरे तुम्हें पता है, कल रात भी 2 लोगों ने भूत को देखा। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन इस मामले में हम गांव के लोग क्या ही कर सकते हैं? उन लोगों की बात सुनकर बैनर्जी ब्रदर्स को हंसी आ गई। भला ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम देवघर के तो नहीं लगते, शायद दूर गांव से आए हो और तभी ऐसी बातें कर रहे हो। एक दिन शाम के समय हवाई अड्डे के पास जाकर देखना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा भूत होते हैं या नहीं। गांव के लोगों की बात सुनकर बैनर्जी ब्रदर्स और इंद्रजीत घोष के अंदर भूत को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तीनों मिलकर हवाई अड्डे पर जाने की प्लानिंग करने लगे। तीनों के दिल की धड़कनें भूतों की बात सुनकर थोड़ी तेज भी हुई, लेकिन साथ ही उनके अंदर जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा हो रही थी।
इसी बीच उन्हें पता चला कि जल्द ही एयरपोर्ट पर पड़े सामान की नीलामी होने वाली है। ऋतिक और प्रतीक आपस में बात करने लगे। भाई क्यों ना कुछ दिन देवघर में ही रुका जाए, नीलामी में काफी सस्ती कीमत पर अच्छा सामान मिल सकता है। भाई कह तो तुम ठीक ही रहे हो, ये विचार बुरा नहीं है। और इसके बाद दोनों देवघर में एक घर किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगे। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात को ही वो हवाई अड्डे पर जाएंगे। हवाई अड्डे पर उन तीनों के साथ क्या होगा? क्या उन्हें भूत मिलेगा? क्या वे वहां से सुरक्षित वापस आ पाएंगे? जानेंगे शो के अगले एपिसोड में। जिस घर में बैनर्जी ब्रदर्स रह रहे थे वो एक आदिवासी का घर था। झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या काफी अधिक है। एक के बाद एक दिन बीत रहे थे और अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। प्रतीक और ऋतिक ने इस दौरान हवाई अड्डे की और आसपास के इलाके की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। जिस घर में वो रहते थे उसके मकान मालिक का नाम अमित मांझी था। अमित ने उन्हें चेतावनी दी कि रात के समय हवाई अड्डे पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कई लोग वहां से अब तक लापता भी हो चुके हैं। कई लोगों पर भूत ने हमला किया है। कभी कभी तो गाड़ी के पीछे भी भूत का साया दौड़ने लगता है। मांझी की बातें डराने वाली थीं, लेकिन बैनर्जी ब्रदर्स अपना इरादा पक्का कर चुके थे। वो तो बस भूत देखना चाहते थे। आखिरकार अमावस की वो काली रात आ ही गई। ऋतिक, प्रतीक और इंद्रजीत के साथ उनका मकान मालिक मांझी भी हवाई अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो गया। वहां जाने से पहले चारों लोग एक दुकान पर रुककर नाश्ता करने लगे। अक्सर इस दुकान पर बैनर्जी ब्रदर्स सुबह शाम चाय पीने आया करते थे। उस दिन चाय पीने के दौरान दुकान में बैनर्जी ब्रदर्स को एक और बंगाल का व्यापारी मिला। उस व्यापारी ने बताया कि उसे दूसरे गांव जाना है, लेकिन भूत के डर के कारण वो फंस गया है। बस तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो? आओ हमारे साथ चलो, हम उसी तरफ जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देंगे। प्रतीक की बात सुनकर पहले तो व्यापारी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि रात के समय कोई भी शख्स हवाई अड्डे के नजदीक नहीं जाता और उसे जिस गांव में जाना था वहां का रास्ता हवाई अड्डे से होकर ही गुजरता है। व्यापारी मन ही मन कुछ सोच रहा था कि इतने में ही ऋतिक ने बोला, अब इतना क्या सोच रहे हो? हम कोई मजाक नहीं कर रहे, सच में तुम्हें छोड़ देंगे। थोड़ी देर बातचीत के बाद बैनर्जी ब्रदर्स, इंद्रजीत, मांझी और वो व्यापारी पांचों मिलकर सूर्यास्त के बाद दूसरे गांव की ओर रवाना हो गए। उन्होंने थोड़ा बहुत खाने का सामान भी ले लिया था, साथ ही टॉर्च और जरूरत का कुछ अन्य सामान भी साथ में रख लिया। व्यापारी और मांझी की धड़कनें डर के कारण, तो वहीं ऋतिक, प्रतीक और इंद्रजीत की धड़कनें उत्सुकता के कारण बढ़ी हुई थीं। एक के पीछे एक लाइन बनाकर सभी जा रहे थे और रात को उन्होंने बिना परेशानी के हवाई अड्डा पार कर लिया। उन्हें वहां किसी तरह की कोई हलचल सुनाई नहीं दी। चारों ने मिलकर व्यापारी को सुरक्षित दूसरे गांव तक छोड़ दिया। अब उनके मन का डर थोड़ा कम हो गया था। तभी प्रतीक बैनर्जी ने कहा, देखा, मैंने तो कहा ही था, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम तो बेकार में ही घबरा रहे थे मांझी। प्रतीक की बात सुनकर मांझी ने जवाब दिया, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो भाई, ये सब महज एक अफवाह ही थी। शायद किसी ने गांव वालों को डराने के लिए ये मजाक किया होगा। वापस आते समय एक बार फिर हवाई अड्डा रास्ते में मिला। इस बार उन्हें वहां पर कुछ हलचल नजर आई। करीब जाकर उन्होंने देखा तो दोनों चौकीदार खाना बना रहे थे। बैनर्जी ब्रदर्स ने चौकीदार से पूछा, क्यों भाई, क्या यहाँ पर कोई भूत वगैरह है? अगर है तो जरा हमें भी मिलवाओ। इतने में दोनों चौकीदार कुछ बोल पाते तभी किसी के चीखने की आवाज उन्हें सुनाई दी। कुछ दूरी से एक अजीबोगरीब रोशनी भी उन्हें नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों के बीच में कोई भाग रहा है। ये नजारा देख सभी का दिल सहम गया। डर के मारे उन लोगों ने साथ मिलकर मुंह का थूक गले में सटका। बैनर्जी ब्रदर्स भी थोड़ा घबराने लगे थे, लेकिन तभी अचानक इंद्रजीत घोष के अंदर जोश आ गया। वो चीखने लगा, आखिरकार भूत मिल ही गया। जरा मैं भी तो देखूं भूत कैसे दिखते हैं। आज तो मैं इन्हें पकड़कर ही रहूंगा। क्या इंद्रजीत और बैनर्जी ब्रदर्स भूत को पकड़ पाएंगे? क्या वाकई में वहां पर उन्हें कोई भूत मिलेगा?
भूत से आमना सामना होने पर वे लोग क्या करेंगे, जानेंगे शो के अगले एपिसोड में। हवाई अड्डे के पास मौजूद झाड़ियों में हलचल देखते ही बैनर्जी ब्रदर्स, इंद्रजीत और मांझी सहम गए। और तभी अचानक इंद्रजीत झाड़ियों की ओर भागने लगा। उसके अंदर एक अलग ही जोश आ गया था। उसने ठान लिया था कि आज किसी भी कीमत पर वो भूत देखकर ही रहेगा। रात का अंधेरा था और उसे आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वो लगातार बस भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। उसके पीछे पीछे बैनर्जी ब्रदर्स और मांझी भी दौड़ने लगे। वो लोग इंद्रजीत को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंद्रजीत रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पूरी तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक खुकरी बाहर निकाल ली। इंद्रजीत का एक दोस्त गोरखा बटालियन में था और गोरखा के जवान हर वक्त एक खुकरी अपने पास रखते हैं। दोस्त ने इंद्रजीत को खुकरी चलाना, उसे इस्तेमाल करना और उसके फायदे बता रखे थे। इसके बाद से ही इंद्रजीत मुश्किल समय के लिए खुकरी अपने पास रखने लगा था। जैसे ही इंद्रजीत उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसने अपनी खुकरी बाहर निकाल ली और उसे हवा में लहराना शुरू कर दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बिना देखे बस हवा में खुकरी चला रहा था। उसे लग रहा था कि वो भूतों पर खुकरी से हमला कर रहा है। तो तुम ही हो वो भूत। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम भूतों को यमलोक भेजकर ही रहूंगा। कुछ देर तक वो खुकरी चलाता रहा और तभी पीछे पीछे बैनर्जी ब्रदर्स और मांझी उसे रोकने के लिए आ पहुंचे। लोगों को कुछ महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इंद्रजीत अपनी अलग ही धुन में मस्त था। उसे लग रहा था कि उसने भूतों को मार गिराया। वो अपनी खुशी का जश्न मना रहा था कि तभी मांझी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। पर इंद्रजीत ने इस दौरान मांझी पर भी खुकरी से हमला कर दिया और मांझी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बैनर्जी ब्रदर्स ने आवाज लगाई, इंद्रजीत, इंद्रजीत, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तभी इंद्रजीत को थोड़ा होश आया और अपने आसपास का नजारा देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर खुकरी पर खून लगा हुआ है। आसपास भी खून की छींटें नजर आ रही थीं और इस सन्नाटे में कुछ महिलाओं के कराहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। असल में इंद्रजीत जिन्हें भूत समझ रहा था वो तो पास के गांव के आदिवासी महिलाएं थीं। वो महिलाएं रात के अंधेरे में महुआ का फूल चुगने के लिए आई थीं। महुआ का फूल आधी रात को अपने आप पौधों से नीचे गिरता है और इसका इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयां बनाने में किया जाता है। भूत को मारने की उत्सुकता में इंद्रजीत ने गांव की 3 महिलाओं पर खुकरी से वार कर दिया था। 2 महिलाओं को मामूली चोट आई थी, लेकिन एक महिला के घाव काफी गहरे थे। मांझी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। गंभीर रूप से घायल महिला को आनन फानन में इलाज के लिए आधी रात को ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। इंद्रजीत को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोते हुए कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? एक बेगुनाह महिला का खून मेरे हाथों से हो गया। मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? इंद्रजीत को रोता देख बैनर्जी ब्रदर्स उसे समझाने लगे, देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया अनजाने में किया। सभी को लग रहा था कि वहां पर कोई भूत होगा और अगर वाकई में वहां भूत होता तो वो हम पर हमला कर देता तो क्या होता। इसलिए तुम इस बात को लेकर ज्यादा सोच विचार मत करो। इस तरह से बैनर्जी ब्रदर्स इंद्रजीत को दिलासा देने लगे। अगले दिन सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। आदिवासी महिला की मौत से गांव के लोग गुस्से में थे। सभी ने मिलकर इंद्रजीत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। क्योंकि मामला हत्या का था तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या वाकई में इस मामले में इंद्रजीत की कोई गलती थी? क्या वो गुनहगार था या फिर उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा था? क्या इंद्रजीत को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और क्या उसे माफी मिल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम पर अपकमिंग एपिसोड्स।
एक आदिवासी महिला की हत्या के आरोप में इंद्रजीत को सेशन कोर्ट में पेश किया गया। उसे कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करना था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। उसे लग रहा था कि वो भूत को मार रहा है, लेकिन गलती से एक महिला की हत्या उसके हाथों हो गई। वहीं दूसरी ओर गांव और पंचायत के लोग इंद्रजीत को किसी भी कीमत पर सजा दिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि इंद्रजीत ने जानबूझकर महिला की हत्या की है। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। केस की सुनवाई की जिम्मेदारी जज सौरभ तिवारी को सौंपी गई। इस तरह का केस उन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। इंद्रजीत के वकील ने कहा, जज साहब, मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। उससे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। असल में गांव के लोगों ने ही भूत की अफवाह फैलाई थी और उसी अफवाह के कारण यह अपराध हो गया। मगर इस केस में कोई गुनहगार है तो वो गांव वाले स्वयं हैं, जिन्होंने भूत की अफवाह फैलाकर लोगों के अंदर खौफ पैदा किया था। इन दलील के जवाब में मरने वाली महिला के वकील ने कहा, जज साहब, ये सब कोर्ट को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। हत्या तो हत्या होती है। पुलिस ने धारा 302, 304 और 306 के तहत मामला दर्ज किया और चार्जशीट भी दाखिल की है। कोई व्यक्ति भला एक महिला और भूत में कैसे कंफ्यूज हो सकता है? एक महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, फिर भी उसे कोई होश नहीं। और ये तो अच्छा हुआ कि 2 महिलाएं इसके वार से बच गईं। उन्हें बस हल्की फुल्की चोट ही आई है। कटघरे में खड़े इंद्रजीत को जज तिवारी ने अपनी बात कहने का मौका दिया। इंद्रजीत ने कहा, साहब, मैं मानता हूं कि मेरे हाथों एक बेकसूर महिला का खून हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सभी को लग रहा था कि हवाई अड्डे के पास भूत है और उत्सुकतावश हम भूत देखने के लिए वहां चले गए। अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कुकरी निकालकर हवा में लहराने लगा और पता नहीं कैसे एक महिला का खून हो गया। अपनी बात पूरी करते हुए इंद्रजीत बैठकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। लोग समझ रहे थे कि उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गांव वाले भी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरे वकील ने दलील देते हुए कहा, जज साहब, ये रोना धोना सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। भूतों की अफवाह पर भला कौन विश्वास करता है? एक महिला की हत्या और 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले इस शख्स को उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह दोनों पक्ष कोर्ट में दलील देते रहे। तारीख पर तारीख पढ़ती रही और आखिरकार कोर्ट में वो दिन आ ही गया जब सौरभ तिवारी ने अपना फैसला सुनाया। जज का फैसला सुनने के लिए कोर्ट में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। क्या इस केस में इंद्रजीत को जज सजा सुनाएंगे या फिर उसे बरी कर दिया जाएगा? और अगर इंद्रजीत बरी हो जाता है तो फिर महिला की हत्या का आरोपी किसे माना जाएगा? जानेंगे कुकू एफएम की इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। देवघर के इस केस को भूत की हत्या वाला केस कहा जाने लगा। हर किसी के मन में यही सवाल था कि भूत की हत्या के मामले में किसे सजा सुनाई जाएगी। भले ही वहां पर कोई भूत नहीं था, लेकिन ये सारी गलतफहमी भूत के कारण ही हुई थी। कोर्ट में कई महीनों तक दोनों पक्ष दलील देते रहे। अंतिम तारीख वाले दिन सौरभ तिवारी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और फैसले के दिन का ऐलान कर दिया। फैसले के दिन गांव और पंचायत के काफी लोग फैसला सुनने आए थे। अभी तक इंद्रजीत को जमानत भी नहीं मिली थी। वो कई महीने से जेल में ही बंद था। फैसले के दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। बैनर्जी ब्रदर्स और मांझी भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में हलचल जारी थी। सभी लोग बस यही बात कर रहे थे कि इंद्रजीत को कितने साल की सजा होगी। मीडिया और अखबारों में भी केस को लेकर बाजार गर्म था। ऑर्डर ऑर्डर! जज सौरभ तिवारी ने हथौड़ा पीटा और माहौल शांत करवाया। एकाएक पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर कोई फैसला सुनने को बेताब था। तभी जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। यह एक बहुत ही अलग केस था। इस तरह का केस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। कई दशकों में इस तरह का कोई केस सामने आता है। यहां मौजूद सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि इंद्रजीत ने जो भी किया वो अनजाने में किया। किसी की हत्या करने की उसकी मंशा नहीं थी। भूतों की अफवाह के कारण यह पूरी वारदात हुई। यकीनन यहां पर एक महिला की हत्या हुई है जो काफी दुखद है, लेकिन वो हत्या भूलवश हुई है। गांव वालों के कारण ही यह अफवाह फैली थी। इंद्रजीत तो दूसरे शहर से आया था।
वो सिर्फ जिज्ञासा के कारण भूत देखने आधी रात को हवाई अड्डे पर गया था और उत्सुकता के कारण उससे अनजाने में एक अपराध हो गया। यह अदालत इंद्रजीत को बेगुनाह घोषित करती है और उस पर लगी सभी धाराओं को बर्खास्त करती है। आईपीसी की धारा 79 के तहत इंद्रजीत घोष को बरी किया जाता है और एक खुखरी रखने के आरोप में उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इंद्रजीत को यह आश्वस्त करना होगा कि वो आज के बाद अपने पास खुखरी या अन्य कोई हथियार नहीं रखेंगे। जज के मुंह से ये फैसला सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सभी हैरान रह गए। सभी को लग रहा था कि उम्र कैद न सही लेकिन 5 या 10 साल की सजा जज जरूर सुनाएंगे। जज का फैसला सुनकर इंद्रजीत की आंखों में भी आंसू आ गए। बेगुनाह होते हुए भी उसे कई महीनों तक अपनों से दूर जेल में रहना पड़ा। जज के फैसले से मरने वाली महिला के घर वाले और गांव की पंचायत के लोग सहमत नहीं थे। सभी ने मिलकर तय किया कि वो ऊपर अदालत में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। रांची हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और वहां भी दलीलों का दौर जारी रहा। हाई कोर्ट में जज मोहन शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा और इंद्रजीत को बेगुनाह बताया। हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए धारा 79 का हवाला दिया। इसके बाद गांव वालों के पास वैसे सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद था, लेकिन उन्होंने आगे अपील न करने का फैसला किया। गांव वालों ने भी मान लिया कि इंद्रजीत बेकसूर था। यदि इस मामले में कोई आरोपी था तो वो सभी गांव वाले थे जिनके कारण भूत की अफवाह फैली थी। लेकिन आखिर जज ने किस आधार पर इंद्रजीत को रिहा किया? धारा 79 को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है? क्या मर्डर करने के बाद भी कोई बच सकता है? जानेंगे शो के लास्ट एपिसोड में। भूत समझकर एक महिला की हत्या करने के बावजूद इंद्रजीत बरी हो गया। बहुत से लोगों को इस फैसले से काफी हैरानी हुई। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने धारा 79 का हवाला देते हुए इंद्रजीत को बेगुनाह घोषित किया था। असल में आईपीसी की धारा 79 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक तथ्यों की जानकारी नहीं है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो वो बेकसूर ठहराया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहा जाता है। तथ्यों को भूल और कानून की भूल में एक अंतर है। कई बार लोग दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कानून की समझ नहीं है तो इस आधार पर उसे बेगुनाह नहीं कहा जाएगा, लेकिन यदि उसे तथ्यों की समझ नहीं है तो उसे बेगुनाह कहा जा सकता है। भूत की हत्या के केस में इंद्रजीत को नहीं पता था कि सामने कोई महिला है। वो उसे एक भूत समझ रहा था और इसी तथ्य की भूल के कारण अनजाने में उससे अपराध हो गया था। हाई कोर्ट के फैसले का इंद्रजीत और बैनर्जी ब्रदर्स ने स्वागत किया और कई महीनों के बाद वो वापस अपने शहर कोलकाता लौटे। महीनों के बाद अपने परिवार वालों से मिलकर सभी की आंखें नम हो गईं। कोर्ट के फैसले से हर कोई सहमत था, लेकिन जिस महिला की मौत हुई थी उसका परिवार शायद वो दुख कभी नहीं भुला पाएगा। क्या महिला के बच्चे और परिजन इंद्रजीत को कभी माफ कर पाएंगे? इसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इस पूरे केस पर अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुकू एफएम का ये शो असल में एक सत्य घटना से प्रेरित होकर बनाया गया है। साल 1958 में स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम राम बहादुर थापा के केस से यह पूरा शो प्रेरित था। आपको हमारा ये शो कैसा लगा? रिव्यू सेक्शन में हमें जरूर बताएं।